गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संभव इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सिलेबस। जिस तरह से बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आपके जूलॉजी की 3 बुक्स हुई है, उसी तरीके से बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर भी आपकी जूलॉजी की 3 बुक्स होंगी, मतलब 3 पेपर होंगे। बॉटनी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर भी आपके 3 पेपर्स ही होते हैं। उसी तरह से जूलॉजी के अंदर भी आपके 3 पेपर ही होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर। रही बात मार्किंग की, तो जो मार्किंग होती है वो आपका जूलॉजी का पेपर जो थ्योरी का होता है, थ्योरी पेपर होता है, वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है 50 मार्क्स का। 100 मार्क्स तीनों बुक्स के होते हैं, तीनों पेपर्स के एक साथ 100 मार्क्स होते हैं। इनकी मार्किंग अगर देखें तो फर्स्ट पेपर 33 मार्क्स का, सेकंड पेपर 33 मार्क्स का और पेपर थर्ड 34 मार्क्स का होता है। अब अपन बात करें कि इन पेपर्स के अंदर अपन पढ़ेंगे क्या क्या इनमें पढ़ना होता है, क्या क्या पेपर्स के नाम हैं। फर्स्टली अपन बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, कि पेपर फर्स्ट जूलॉजी का पेपर फर्स्ट के अंदर क्या अपन पढ़ेंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स। फर्स्ट पेपर है जूलॉजी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स। नाम से ही जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, एकशेरुकी प्राणी होते हैं, एकशेरुकी प्राणियों के संरचना और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। संरचना और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक जो पेपर होता है, उस प्रत्येक जूलॉजी के पेपर के अंदर 3 यूनिट्स होती हैं। तो जो पेपर फर्स्ट है, इसका हिंदी का नाम है एकशेरुकी प्राणियों की संरचना व कार्य, कि उनकी संरचना किस तरह से होती है, कार्य क्या क्या होते हैं, एकशेरुकी प्राणियों की संरचना व कार्य। पेपर जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तीनों ही पेपर 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइड है, 3 इकाइयों के अंदर विभाजित हैं। जो फर्स्ट यूनिट है, पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसकी फर्स्ट यूनिट के अंदर अपन पढ़ेंगे हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी, इसके अलावा डिफरेंट सिस्टम्स, जैसे लोकोमोशन, कि जो भी इनवर्टिब्रेट्स अपन पढ़ रहे हैं उनके अंदर प्रचलन किस तरह का है, वो किस तरह की गति प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उनका पाचन तंत्र कैसा है, इसके अलावा उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, श्वसन तंत्र उनके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, अगर है तो किस तरह का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा नर्वस सिस्टम जो है ये कहाँ से डेवलप होता है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए होंगे।
जो भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट के अंदर जो थर्ड फाइलम होता है सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स में नर्वस सिस्टम का फर्स्टली ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है। तो नर्वस सिस्टम अगर प्रेजेंट है तो किस तरह का है, कौन कौन सी उसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किस तरह का रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर है, उनकी स्ट्रक्चर, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ETC जो फंक्शंस हैं, इसकी फंक्शनल स्ट्रक्चर है, कार्य की है, वो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन से फाइलम पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड यूनिट दोनों के अंदर फाइलम ही डिफरेंट हैं और बाकी पढ़ेंगे अपन ये ही सारी चीज़ें। तो इसके अंदर तो फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अगर आपको फर्स्ट ईयर का सिलेबस याद है तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आप सेकंड और थर्ड यूनिट के अंदर एनेलिडा तक के एनिमल्स के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर, हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी के बारे में कंप्लीट पढ़ के आए हो। अब एनेलिडा से आगे आप आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के का पढ़ोगे आप सेकंड ईयर के अंदर और वही फर्स्ट पेपर के अंदर। तो आर्थ्रोपोडा के जो भी मेंबर्स हैं, कुछ सदस्य आर्थ्रोपोडा के, जैसे पेलिमोन, स्कॉर्पियोन, इसके अलावा पेरिप्लेनेटा, कॉकरोच जो होता है पेरिप्लेनेटा, कॉकरोच, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच का ही साइंटिफिक नेम होता है। इसके अलावा ग्रास होपर, ETC जो मेंबर्स हैं, किसके सदस्य हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, इनका हैबिटाट क्या होता है, इनकी आकारिकी क्या होती है, यानी इनकी मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य स्ट्रक्चर, कि ये बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, इनकी जो बॉडी है, बॉडी के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन से भाग में क्या क्या ऑर्गन उपस्थित होते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। और डिफरेंट सिस्टम्स, सिस्टम्स के बारे में, सिस्टम्स के अंदर आ जाएंगी इनकी पूरी फिजियोलॉजी, कि जैसे अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं वैसे ही अपन यहाँ पे इनकी आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरा फाइलम है फाइलम ओन्कोफोरा। ओन्कोफोरा को कई बार क्लास भी माना जाता है। जो भी वर्म्स होते हैं इसके अंदर वेलवेट वर्म्स को रखा जाता है। इसके अंदर जो वर्म्स होते हैं, क्रेमी होते हैं, उनकी बॉडी थोड़ी मखमली होती है, इसलिए इसके अंदर वेलवेट जो वर्म्स होते हैं उनको रखा जाता है, जिसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है पेरीपेटस। तो पेरीपेटस के हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी और इसकी फिजियोलॉजी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये तो है कंप्लीट फर्स्ट यूनिट का, यानी फर्स्ट यूनिट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा और ओन्कोफोरा, इन दोनों के इतने जो भी सदस्य हैं, पेलिमोन, स्कॉर्पियोन, पेरिप्लेनेटा, ग्रासहोपर और पेरीपेटस, ये जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स के हैबिटाट के बारे में कि ये किस तरह के आवास के अंदर रहते हैं, क्या इनकी फीडिंग हैबिटाट होता है, कि क्या ये भोजन करते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्या इनका क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण क्या होता है। इसके अलावा इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में कि इनकी बाहर की संरचना कैसी है, बाहर से कैसे दिखते हैं, क्या क्या इनके बॉडी पार्ट्स होते हैं। इसके बाद में डिफरेंट सिस्टम्स, डिफरेंट सिस्टम अपन बात डायरेक्ट बोल सकते हैं फिजियोलॉजी, यानी इनकी कार्य की क्या क्या होती है। कार्य के अंदर अपन लोकोमोशन, कि ये किस तरह की इनके अंदर गति होती है, किस तरह का इनके अंदर पाचन होता है, किस तरह ये श्वसन की क्रिया करते हैं, कैसा इनमें नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, तो किस तरह का एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सभी जो चीज़ें पढ़ेंगे वो है फर्स्ट यूनिट के अंदर। यूनिट जो सेकंड है, सेकंड इकाई जो है पेपर की, फर्स्ट पेपर की, उसके अंदर अपन
आर्थ्रोपोडा से आगे के जो फाइलम्स हैं, मोलस्का, फाइलम मोलस्का, इसके बाद में फाइलम एकाइनोडर्मेटा। 9 फाइलम्स होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स के। एनेलिडा तक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया। सेकेंड ईयर के अंदर आपने फर्स्ट पेपर में आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और उसके बाद में हेमिकोर्डेटा, इनके बारे में पढ़ेंगे। मोलस्का के सदस्य जैसे यूनियो, सीपिया, इसके अलावा पाइला, ये 3 सदस्यों के बारे में अपन पढ़ेंगे। एकाइनोडर्मेटा के अंदर जैसे एकाइनस, एस्टीरियाज जिसे अपन सी स्टार भी कहते हैं, एस्टीरियाज, एकाइनस, इसके अलावा कुकुमेरिया, इन सब के बारे में 3 मेंबर्स पढ़ेंगे अपन एकाइनोडर्मेटा के। हेमिकोर्डेटा का अपन जनरली एक ही सदस्य पढ़ते हैं, बेलेनोग्लोसस। तो बेलेनोग्लोसस की स्ट्रक्चर, इसका हैबिटाट, और इसमें पढ़ेंगे ओ एंड इट्स फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस। फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस यानी यह अदर जो फाइलम है उन फाइलम्स के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, उनसे किस तरह की समानताएं रखता है, किस तरह की असमानताएं रखता है। तो इसके बेसिस पर अपन बता सकें कि हेमिकोर्डेटा से ही आगे जो कोर्डेटा है जैसे सिफेलोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा, इनका ओरिजिन हुआ है। इनका ओरिजिन इसके कैसे हुआ है, तो इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक लक्षण, तो ये तो है सेकंड यूनिट के अंदर हैं। सारे यही पढ़ेंगे संरचनाएं। जैसे फाइलम मोलस्का के अंदर यूनियो, सीपिया, पाइला, अब उनकी भी अपन हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी और डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी इकाइनस है, एस्टीरियाज है, कुकुमेरिया है, इनकी अपन हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी और डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ही हेमिकोर्डेटा का जो बेलेनोग्लोसस होता है, बेलेनोग्लोसस की मॉर्फोलॉजी, उसकी संरचना, उसके लक्षण और वो अदर फाइलम्स के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, किस तरह से अदर फाइलम्स यानी इवोल्यूशन को किस तरह से समझाता है। डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं इवोल्यूशन को किस तरह से यह समझा सकता है, ये किस तरह बता सकता है कि इसके कौन कौन से लक्षण ऐसे हैं जिनके बेसिस पर, जिनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि इसी फाइलम से आगे जो कोर्डेटा के हायर कोर्डेटा हैं, हायर कशेरुकी प्राणी होते हैं, उनका ओरिजिन हुआ है। तो ये तो सेकंड यूनिट तक की बात हो गई। थर्ड यूनिट जो है, थर्ड यूनिट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इन इनवर्टिब्रेट्स के कुछ स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, कुछ विशेष लक्षण होते हैं। उन विशेष लक्षणों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो पेपर फर्स्ट है उसकी यूनिट थर्ड है। थर्ड यूनिट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे फर्स्टली कि हेमिकोर्डेटा के स्लाइंट फीचर्स क्या हैं। हेमिकोर्डेटा जो फाइलम है, इस हेमिकोर्डेटा के सामान्य लक्षण क्या हैं, स्लाइएंट फीचर्स, कि हेमिकोर्डेटा के अंदर जो बेलेनोग्लोसस रखा गया है, वो बेलेनोग्लोसस को हेमिकोर्डेटा में क्यों रखा गया है। तो हेमिकोर्डेटा का प्राणी होने के लिए उस प्राणी के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, कब अपन उसको हेमिकोर्डेटा के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा हेमिकोर्डेटा की स्लाइंट फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जो स्पंज होते हैं। स्पंज के अंदर आपने पढ़ा होगा पोरिफेरा के मेंबर्स होते हैं स्पंज, तो उनके अंदर कैनाल सिस्टम का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, इवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पंज।
जो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं स्पंज, उनका एक स्पेसिफिक लक्षण होता है जो अदर किसी इनवर्टिब्रेट में या वर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं पाया जाता, केवल स्पंज के अंदर ही पाया जाता है। डिफरेंट तरह के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। उन कैनाल सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह से उनका उत्पत्ति हुई है, किस तरह से उनका ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ मैमल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता पाई जाती है, स्पेशल लक्षण पाया जाता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे अपन इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन इनवर्टिब्रेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी एंड टर्माइट्स, टर्माइट्स दीमक और हनी बी मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या है, एक तरह का इंसेक्ट ही है। दीमक भी क्या है, इंसेक्ट्स के अंदर ही आती है। तो इंसेक्ट्स किस में है, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, एकशेरुकी प्राणी होते हैं। तो अपन यहाँ पे ओनली एकशेरुकी प्राणियों के अंदर ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, सामाजिक संगठन पढ़ेंगे कि किस तरह से ये अपना एक समाज बना के रहते हैं, सोसाइटी बना के रहते हैं, एक साथ कैसे काम करते हैं, किस तरह से इनके अंदर श्रम विभाजन पाया जाता है, कार्य का डिवीज़न पाया जाता है कि कौन सा मेंबर कौन से कार्य करेगा। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंसेक्ट्स के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कैसे हैं, इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स यानी जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के अंदर किस तरह का परिवर्तन होता है, किस तरह से उनके अंदर जो एक एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो डेवलप होकर एडल्ट में बनता है, किस तरह से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद में भी वो एडल्ट बनने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरता है, कौन कौन से स्तरों से गुजरता है, तो वो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे जो स्टारफिश है, एस्टीरियाज, उसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम का एक स्पेसिफिक लक्षण पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एस्टीरियाज। एस्टीरियाज एकाइनोडर्मेटा की सदस्य है, फाइलम एकाइनोडर्मेटा की सदस्य है, जिसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस तरह का पाया जाता है, किस तरह से होता है, कैसे वाटर है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफ़र होता है, किस तरह से बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स तक कैसी कौन कौन सी संरचनाओं के द्वारा जाता है, और फिर वापस एक्सक्रीट कौन से ऑर्गन्स के द्वारा किस तरह से उसका परिवहन होते हुए वापस रिलीज किया जाता है। इसके अलावा क्रिस्टेशियंस के लार्वा, जो भी क्रिस्टेशिया हैं, सिलेंट्रेटा के मोलस्का के सदस्य होते हैं क्रिस्टेशियंस, तो उनके अंदर किस तरह के लार्वा प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से लार्वा होते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं उन लार्वा की, कैसी संरचना होती है। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स भी अपन पढ़ेंगे। तो ये सारा टोटल है यूनिट 3 के अंदर। फर्स्ट और सेकंड के अंदर डिफरेंट फाइलम्स के जो भी हैबिटाट है, मॉर्फोलॉजी और उनकी डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, और 3rd यूनिट के अंदर उन्हीं इनवर्टिब्रेट्स की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, जो कैरेक्टर्स अपन 3rd यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कम्प्लीटली आपको बता दिया गया है। ये तो है आपके पेपर फर्स्ट का सिलेबस की पेपर फर्स्ट के अंदर आप
क्या क्या पढ़ोगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड क्या है, क्या अपन उसके अंदर पढ़ेंगे। पेपर सेकंड आपका मार्किंग का बता ही दिया था, फर्स्ट और सेकंड 33 नंबर के होते हैं, 33 मार्क्स के होते हैं। तो पेपर जो सेकंड है, पेपर सेकंड का नाम है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनिमल फिजियोलॉजी प्राणी कार्य की एवं बायोकेमिस्ट्री जैव रसायनिकी। ये आपके पेपर सेकंड का नाम है, प्राणी कार्य और जैव रसायनिकी। एनिमल फिजियोलॉजी यानी जो भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर किस तरह के सिस्टम्स पाए जाते हैं और वो सिस्टम्स काम किस तरह से करते हैं जिससे अपनी पूरी बॉडी काम करती है। एक एनिमल की कंप्लीट बॉडी किस तरह से वर्क करती है, सारे सिस्टम्स मिलकर उस बॉडी को किस तरह से फंक्शन करवाते हैं, वो सारे सिस्टम्स अपन पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। बायोकेमिस्ट्री जैव रसायनिकी, जैव यानी जीवों के अंदर रसायनिकी, जो भी रसायन पाए जाते हैं उन रसायनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि जो भी जीवों की जो कार्य की है यानी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ के लिए कौन कौन से रसायन आवश्यक होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनका अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, उपापचय किस तरीके से होता है, ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे अपन एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो जिस तरह से फर्स्ट पेपर में बताया वैसे सेकंड पेपर के अंदर भी 3 इकाइयों के अंदर कंप्लीट आपका सिलेबस डिवाइडेड होता है। जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन एनिमल्स की जो फिजियोलॉजी है, डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, उन डिफरेंट सिस्टम्स की कार्य की पढ़ेंगे कि डिफरेंट सिस्टम किस तरह से कार्य करते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक ही आपका फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन यानी पाचन किस तरह से होता है, अपनी बॉडी के अंदर किस तरह से पाचन होता है, पाचन की क्रिया किस तरह से होती है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह काम करता है। इसके अंदर जैसे डिफरेंट एंजाइम्स हैं, डिफरेंट एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स के फंक्शंस क्या क्या होंगे, कौन सा एंजाइम क्या काम करेगा, कहाँ पे काम करेगा, कौन से पार्ट में काम करेगा। इसके अलावा डिफरेंट डाइजेशन की मैकेनिज्म, डाइजेशन की मैकेनिज्म डिफरेंट कैसे कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपनी एलिमेंट्री कैनाल किसका काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करती है। एलिमेंट्री कैनाल के साथ में कुछ ग्लैंड्स भी जुड़ जाती हैं, आवश्यक ग्रंथियां भी जुड़ जाती हैं आहार नाल के साथ में, और कंप्लीट अपने पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो उन डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न भागों में किस तरह से पाचन की क्रिया होती है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के अंदर। सेकंड टॉपिक है आपका फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, कि अपनी बॉडी के अंदर ब्लड का परिसंचरण किस तरीके से होता है, किस तरीके से ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स तक या पूरी बॉडी के अंदर किस तरह से पहुंचता है, कौन सी प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है। तो इसके अंदर अपन पढ़ लेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है, ब्लड
क्या है, किस तरह की ब्लड की संरचना होती है, कौन कौन सी चीज़ें मिलकर ब्लड को बनाती हैं, तो ब्लड की संरचना और इसका कंपोजिशन कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कुछ सेल्स होती हैं, कुछ प्लाज्मा होता है, ये सब मिलकर ब्लड को बनाते हैं। तो प्लाज्मा कितना होगा, ब्लड सेल्स कितनी होंगी, कौन कौन सी ब्लड सेल्स होंगी, कौन सी सेल्स का क्या काम होगा, ये सारे अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होंगे, ठीक है। तो ब्लड की संरचना और फंक्शंस पढ़ेंगे। इसके बाद में ब्लड क्लोटिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे कि ब्लड का जब कोई चोट लग जाती है तो ब्लड के क्लोट कैसे बनते हैं, थक्का कैसे जमता है, जब चोट लगती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो ब्लीडिंग रुकती कैसे है, तो ब्लीडिंग रुकती कैसे है उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट यानी ब्लड के रेगुलेशन में अपना हार्ट किस तरीके से काम करता है, हार्ट बीट जो अपन को सुनाई देती है वो क्यों होती है, कौन कौन सी हार्ट बीट होती हैं, कितने टाइम के बाद में होती हैं, तो ये सब अपन हार्ट बीट के अंदर या फिर फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपना ब्लड प्रेशर किस तरीके से मेंटेन होता है, ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे होता है, ब्लड प्रेशर कब कम होता है, कब ज़्यादा होता है। इसके अलावा जैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर का रेगुलेशन किस तरीके से होता है, बॉडी के टेम्परेचर का रेगुलेशन किस तरीके से होता है, तो ये सब पढ़ेंगे अपन फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। इसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर होगा फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन होता क्या है, श्वसन की कार्य की, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन श्वसन की कार्य की। अब श्वसन किसे कहेंगे, तो श्वसन किसे कहते हैं, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना, यही क्या है, गैस एक्सचेंज होता है, गैसेस का विनिमय होता है। इस गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज यानी O2 एंड CO2 का विनिमय किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये अपनी बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं, तो ये अपन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, गैस एक्सचेंज क्या होता है, इसके अलावा इसका रेगुलेशन कैसे होता है, गैस एक्सचेंज का रेगुलेशन कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कौन कौन सी गैसेस का किस तरीके से एक्सचेंज होता है, कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन की कार्य की, उत्सर्जन किस तरीके से होता है, तो उत्सर्जन के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी नाइट्रोजिनस उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उत्सर्जी उत्पाद होते हैं, तो उत्सर्जी उत्पाद लगभग अपन जानते हैं नाइट्रोजिनस उत्पाद ही होते हैं, नाइट्रोजनी उत्पाद ही होते हैं। तो कौन कौन से नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट होते हैं, उत्सर्जी उत्पाद कौन कौन से होते हैं, उनमें कौन से नाइट्रोजिनस होते हैं। इसके अलावा जो अपनी किडनी होती है, किडनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस तरह से किडनी काम करती है, किडनी की स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शनल मैकेनिज्म देखेंगे, इसका किस तरीके से ये काम करेगी। इसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन फॉर्मेशन कि अपनी जो यूरिन होता है, यूरिन का बॉडी के अंदर किस तरीके से निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण किस तरीके से होता है, ये कंप्लीट आपके पॉइंट्स हैं।
फर्स्ट यूनिट के अंदर, जिसके अंदर अपन ओनली डिफरेंट जो अपने सिस्टम हैं उन सिस्टम्स की कार्य की पढ़ेंगे कि किस तरह से ये सिस्टम काम करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की कार्य की, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, इनकी कार्य की के बारे में अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो ये तो सारी क्या है, अपनी बॉडी को फंक्शन करवाती है, कार्य करवाती है। इसके अलावा अपनी बॉडी के कार्यों का रेगुलेशन भी कुछ ऑर्गन्स करते हैं, कुछ सिस्टम्स करते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट के अंदर। जो भी फिजियोलॉजी के रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स होते हैं, जो रेगुलेशन करते हैं, अपनी कार्य की को मेंटेन करके रखते हैं, कम ज़्यादा करते हैं या अपनी बॉडी का कंट्रोल करते हैं। डायरेक्ट भी अपन पूरी बॉडी, सभी सिस्टम्स को मिला के अपनी बॉडी बनी हुई है। तो सेकंड यूनिट के अंदर अपन कह सकते हैं कि जो भी फिजियोलॉजी है उस फिजियोलॉजी के रेगुलेशन का काम भी कुछ सिस्टम करते हैं। जैसे तो सेकंड यूनिट में अपन क्या पढ़ेंगे, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, कुछ नियमनकारी पहलू होते हैं, कुछ नियमनकारी संरचनाएं अपनी बॉडी के अंदर होती हैं जो अपनी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स का रेगुलेशन करती हैं, नियमन करती हैं। तो उनके बारे में पढ़ेंगे अपन यूनिट सेकंड के अंदर। यूनिट सेकंड के अंदर अपन पढ़ेंगे फर्स्ट नर्व इम्पल्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन। अब नर्व इम्पल्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन तो एक प्रोसेस होती है नर्व की ही, न्यूरॉन्स की ही। इसके अंदर अपन न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सिनेप्सिस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा सिनेप्सिस क्या होता है, किस तरह से एक नर्व से दूसरी नर्व तक इंफॉर्मेशंस का ट्रांसफ़र होता है, सूचनाओं का एक नर्व से दूसरी नर्व तक किस तरह से स्थानांतरण होता है। यानी जैसे एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन जहाँ पे जुड़ी हुई होती है उसी भाग को कहते हैं सिनेप्सिस। तो यहाँ पे क्यों इस नर्व से इस नर्व तक कैसे इन्फॉर्मेशन जा सकती है, कैसे इन्फॉर्मेशन एक नर्व से दूसरी नर्व तक जा सकती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, नर्व किस तरीके से फंक्शन करती हैं, उनकी फिजियोलॉजी भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड, मसल कंट्रोल, मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि जो भी अपनी बॉडी है, बॉडी के अंदर मसल्स पाई जाती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के अंदर क्या पाई जाती हैं, मसल्स पाई जाती हैं। जैसे हार्ट है, हार्ट के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं कार्डियक, कार्डियक वर्ड यूज करते हैं हार्ट के लिए। तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको अपन कहते हैं कार्डियक मसल्स। कुछ स्मूथ मसल्स होती हैं, कुछ स्ट्रेट मसल्स होती हैं। तो ये मसल्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, किस तरह से इनके अंदर फैलाव होता है, किस तरीके से इनमें संकुचन होता है, यानी किस तरह से इनमें कार्य होता है और किस तरह कार्य करके ये अपनी बॉडी को रेगुलेट करती हैं, अपनी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को अपने कंट्रोल में रखती हैं। तो ये पढ़ेंगे अपन मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। इसके अलावा डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अपन इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। अब अपन कह सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स किस तरह से अपनी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका सिक्रेशन करती हैं और श्रावण करती हैं। ये हार्मोन अपनी बॉडी के अपने डिफरेंट जो भी सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स के कार्यों को रेगुलेट करते हैं, कम करते हैं कई हार्मोन ज़्यादा कर देते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर भी अपन कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे आपके सिलेबस में है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड,
इसके अलावा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अलावा ओवरी है, टेस्टिस, ओवरी, टेस्टिस, पेनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के साथ में ही लार्ज ग्लैंड्स के अंदर आती है थायराइड ग्लैंड। तो ये 4-5 ग्रंथियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। इन ग्रंथियों के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाएंगे, स्रावित किए जाएंगे, और वो हार्मोन अपनी बॉडी के कौन से कार्यों को रेगुलेट करेंगे, नियमन करेंगे, ये अपन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट है आपका टॉपिक रिप्रोडक्शन, प्रजनन। रिप्रोडक्शन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, उनकी संरचना के बारे में, और कुछ यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में तो अपन डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे इम्प्लांटेशन जो फीमेल की बॉडी में होती है, रोपण, यानी जैसे ही एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर स्थापित हो जाता है। यूट्रस की जो एंडोथीलियल वाल है, उस वाल के साथ में उपकला दीवार के साथ में जुड़ जाता है, जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो उस इम्प्लांटेशन के अंदर क्या क्या हार्मोन काम में आते हैं, क्या इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, क्या ओवरी की स्ट्रक्चर होती है और यूट्रस की स्ट्रक्चर होती है, कहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, कितने टाइप का होता है। इसके अलावा इम्प्लांटेशन के बाद में प्रोसेस होती है पार्चुरेशन की। इम्प्लांटेशन के बाद में तो एम्ब्रियो का और डेवलपमेंट होता है। जब ब्लास्टुला स्टेज होती है तभी, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, तभी इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद में एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो डेवलपमेंट का तो आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे। पार्चुरेशन होता है, यानी उस एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद में उसका बर्थ होता है, तो उसे कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद में लैक्टेशन। लैक्टेशन यानी मिल्क का सिक्रीशन। मेमरी जो ग्लैंड्स होती हैं फीमेल की, मेमरी ग्लैंड्स से दूध का श्रावण होता है, दुग्ध का श्रावण होता है। तो उसमें कौन से हार्मोन काम करते हैं, क्या मैकेनिज्म होती है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। इनके अंदर 3 प्रोसेस, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन और लैक्टेशन, ये कंप्लीट होती है आपकी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट के अंदर ये सारे रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स होते हैं, रेगुलेटरी मैकेनिज्म ही इसके अंदर इन्वॉल्व की जाती हैं, जो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का रेगुलेशन करती हैं। इसके बाद में यूनिट थर्ड है, इसके बाद में यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड नाम के अंदर ही एक और क्या रह गया, बायोकेमिस्ट्री। तो यूनिट थर्ड जो है वो होगी बायोकेमिस्ट्री की, जैव रसायनिकी की। तो जैव रसायन अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन से यूज होते हैं, कौन कौन से रसायन यूज होते हैं, तो वो है एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे होते हैं प्रोटीन्स, तीसरे होते हैं लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये मुख्य जैव रसायन होते हैं। अब इन तीनों की स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस, इनके टाइप्स और इनका मेटाबॉलिज्म की अपनी बॉडी के अंदर इनका किस तरह से उपापचय होता है, किस तरह से ये डाइजेस्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स के अंदर ये टूटते हैं डाइजेस्ट होके, कौन सी क्रियाओं के द्वारा इनको तोड़ा जाता है, इनका अपघटन किया जाता है बॉडी में, तो वो इनका मेटाबॉलिज्म। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म कुछ साइकिल प्रोसेस होती है, कुछ चक्रीय प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है। प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म होने के बाद में बनता है अमोनिया।
डिफरेंट पाथवेज के द्वारा, अलग अलग मार्गों के द्वारा प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है और बनता है अमोनिया। अमोनिया जब बन जाता है तब एक साइक्लिक प्रोसेस होती है कोरी साइकिल, क्योंकि जो अमोनिया है ये अमोनिया अपनी बॉडी के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो टॉक्सिक होने के कारण इसको इनटॉक्सिक किया जाता है। इनटॉक्सिक करने के लिए एक साइक्लिक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है कोरी साइकिल। लिपिड्स हैं, लिपिड्स का भी ऑक्सीडेशन होता है, इनका ऑक्सीकरण होता है बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे के द्वारा। बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे होता है जिसके द्वारा लिपिड्स को भी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर अपनी बॉडी के यूज़ करने के लायक बनाया जाता है। तो ये कंप्लीट है आपका पेपर सेकंड का सिलेबस। इसके बाद में थर्ड पेपर आता है। थर्ड पेपर के अंदर आप डिस्कस करोगे इम्यूनोलॉजी के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इम्यूनोलॉजी के अंदर क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है और माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है। तो आपका पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड। पेपर थर्ड का नाम है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी यानी इम्यून सिस्टम, यानी अपना जो इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र, तो इसे कहा जाता है प्रतिरक्षा जैविकी। इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान भी कहते हैं या इसे कह देते हैं प्रतिरक्षा जैविकी। प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा जैविकी। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसके अंदर सूक्ष्म जीवों के बारे में डिस्कस किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जैव तकनीकी, यानी जीवों के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उनको किस में रखा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो 3 यूनिट हैं इसके अंदर भी। तीनों यूनिट के अंदर अपन 3 जो नाम देख रहे हैं पेपर के, वो तीनों नाम ही अपन डिस्कस करेंगे। जो यूनिट फर्स्ट है इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में। तो इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि अपना इम्यून सिस्टम है वो किस तरह का होता है, अपना प्रतिरक्षा तंत्र किस तरह का होता है। जो प्रतिरक्षा होती है, इम्यूनिटी होती है, वो कितने प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा तंत्र किस तरह काम करता है, इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं, इम्यूनिटी के टाइप्स, और इम्यूनिटी के जो ऑर्गन्स काम करते हैं इम्यून सिस्टम का, उनके बारे में अपन फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन, एंटीजन्स का फॉर्मेशन, इनका फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनकी रिएक्शंस इम्पोर्टेंट है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये किस तरीके से रिएक्शन करते हैं और किस तरीके से अपने इम्यून सिस्टम को बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं, इम्यून सिस्टम के लिए किस तरह से ये काम करते हैं, ये अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स के टाइप्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये अपने इम्यून सिस्टम का किस तरह से काम करती है। तो इन कोशिकाओं की संरचना क्या होती है, कैसे ये फंक्शन करती हैं, क्या क्या इनका इम्यून सिस्टम के अंदर कार्य होता है, ये अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर। इसके बाद में इम्यूनिटी के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स का आपको बता ही दिया कि इसके अंदर
डिस्कस करेंगे। दो इम्यूनिटी की प्रोसेस होती हैं, AMI एंटीजन मीडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरी होती है CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यानी किस तरह दो प्रोसेस होती हैं अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने की, प्रतिरक्षा प्रदान करने की। प्रतिरक्षा होती क्या है, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर रोग पैदा करते हैं, डिजीज कोज करते हैं, उनके प्रति अपनी बॉडी कैसे प्रोटेक्ट करती है अपने आप को, उसी को कहा जाता है इम्यूनिटी। तो AMI और CMI ऐसी इम्यूनिटी की प्रोसेस जिसमें एंटीजन काम करते हैं, तो वो तो होती है एंटीजन मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी की प्रोसेस जिसमें सेल्स फंक्शन करती हैं, वो होती है CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये तो अपन पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी के अंदर। सेकंड यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में है। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए फर्स्ट अपन पढ़ेंगे जो भी डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के लिए फंक्शन किया, जैसे एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक, लुइस पास्चर है, इन्होंने क्या किया, माइक्रोबायोलॉजी के लिए कार्य किए थे। तो इन डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किए थे, डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर के आधार पर इसका प्रकार कैसा होता है, इसकी शेप क्या होती है, क्या बैक्टीरिया की साइज होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया का सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी बैक्टीरिया की जो कोशिका एंजाइम है, उस कोशिका की क्या संरचना होती है, किस तरह की सेल वॉल पाई जाती है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बैक्टीरिया में किस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, किस तरह का जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी किस तरह का DNA पाया जाएगा, DNA में किस तरह से रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन की कौन कौन सी स्टेजेस होंगी, वो अपन पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर। इसके बाद में कौन से बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं, कौन से अपने लिए हार्मफुल होते हैं, उन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद में थर्ड यूनिट की बात करते हैं। यूनिट थर्ड है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन पढ़ेंगे डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में, डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में जो सजीवों के लिए या जीवों के लिए काम में ली जाती हैं, जीवों के लिए काम में ली जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि बायोटेक्नोलॉजी कहते किसे हैं, यानी डेफिनेशन, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, तो एप्लीकेशंस, बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, क्या इसका इतिहास है, कैसे बायोटेक्नोलॉजी का ओरिजिन हुआ, किसे बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे अपन, क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी के कार्य होते हैं। तो डेफिनेशन, एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री, ये अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे वेक्टर्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। जीन ट्रांसफ़र जो होता है वो बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है, यानी एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स के अंदर किस तरीके से या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीन्स का ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है, उसके लिए अपन वाहक क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो उन वेक्टर्स के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन एनिमल्स की सेल, टिश्यू या ऑर्गन का किस तरीके से कल्चर करवाया जा सकता है, किस तरीके से संवर्धन करवाया जा सकता है, कल्चर
करवाया जा सकता है। तो कल्चर की प्रोसेस के बारे में अपन देखेंगे। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स जैसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, पीसीआर, आरएफएलपी, इसके अलावा एएफएलपी, इसके अलावा अदर टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं जो एनिमल्स के लिए यूज़ होती हैं। डीएनए फुट प्रिंटिंग भी होती है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी होती है, और पीसीआर मेन इम्पोर्टेंट है, या आरएफएलपी, एएफएलपी। तो ये सारी टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट के लिए किस तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे वाटर को आप वेस्ट जो वाटर होता है, वेस्ट वाटर को किस तरीके से साफ करके यूज़ किया जा सकता है, ये भी अपन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टेक्निक्स के अंदर पढ़ेंगे। या फिर पेस्ट कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, जो डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं, उनके लिए पेस्ट कैसे बनाए जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से पेस्ट का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा अपन डिस्कस करेंगे कि जो भी फूड है, फूड, डेयरी प्रोडक्ट, इनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज की जाती है। जैसे फूड के अंदर कि फूड का फर्मेंटेशन कैसे किया जाता है, फर्मेंटेशन कैसे किया जाता है, जो बियर बनाई जाती है, जो वाइन बनाई जाती है। इसके अलावा जो विनेगर बनाए जाते हैं डिफरेंट, वो विनेगर कैसे बनाए जाते हैं, क्या प्रोसेस होती है, उसमें कौन सी टेक्निक्स काम में लेते हैं, उनके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। किसके अंदर? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अलावा जो भी फूड है, फूड का प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, फूड का प्रिजर्वेशन यानी लंबे समय तक उसको खराब होने से रोककर कैसे रखा जाता है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, तो वो फूड के प्रिजर्वेशन के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा मेडिकल साइंस के लिए, मेडिकल के अंदर बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज़फुल है, जैसे आर्टिफिशियल ब्लड, आर्टिफिशियल ब्लड कैसे बनाया जाता है, वैक्सीन्स कैसे बनाए जाते हैं, टीके कैसे बनाए जाते हैं, डिफरेंट जो बैक्टीरिया हैं वो मेडिकल के लिए कैसे यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स हैं जो लैब के अंदर बनाए जा सकते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, कुछ विटामिन्स कैसे बनाए जा सकते हैं, कुछ हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन भी आर्टिफिशियली किया जाता है। तो ये सब अपने क्या किसके अंदर आ जाते हैं, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। यानी जो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स मेडिकल के लिए यूज़ की जाती हैं उसके अंदर इनको रख दिया जाता है। तो ये कंप्लीट है अपना बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी का सिलेबस। यहाँ तक कंप्लीट तीनों बुक्स का सिलेबस, तीनों बुक्स के अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कहाँ तक की प्रोसेसेस आती हैं, कौन कौन सी प्रोसेस कौन सी बुक्स में आती हैं, कौन से पेपर में आती हैं, पेपर्स की मार्किंग क्या होती है, ये अपन ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया।